नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Complaint.9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों समय है इस समय हिस्ट्री की क्लास का और हमारा आधुनिक इतिहास की क्लास चल रही है कंटिन्यू, ठीक है। और आज जो हमारी क्लास है वह एक ऐसी क्लास है जो राष्ट्रीय आंदोलन या भारत की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा योगदान देता है और जिससे हमें निश्चित हो गया था कि अब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली है, ठीक है। अब भारत स्वतंत्र हो गया है। तो आज ऐसा क्या है, तो आज की क्लास है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो इस मूवमेंट को याद करते हैं तो कुछ दुख, कुछ खुशी और कुछ गम, तीनों चीज़ों का इसमें हमें समावेश मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या था, देखिए क्या था कि अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद यह और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 4 महीने के अंदर भारत की आज़ादी के लिए भारतीय जनता ने तीसरा महान संघर्ष आरंभ किया और जिसे नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा महान संघर्ष शुरू किया गया जिसको नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या थी कंडीशन। तो मैं आपको बताता हूँ क्या था कि 14 जुलाई 1942 को, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। तो सबसे नेचुरल फैक्ट अगर हम बात करें सबसे पहला तो वो है आपका 14 जुलाई 1942 की, ठीक है। ये एक घटना है, ये एक डेट है 14 जुलाई 1942 की, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस कमेटी, क्या था, कांग्रेस कमेटी, ठीक है भाई, कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। क्या हुई, एक बैठक हुई। और ये बैठक कहाँ पर हुई मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बैठक वर्धा में हुई, ठीक है भाई। कहाँ पर हुई ये बैठक वर्धा में हुई। और इस बैठक में क्या किया गया, मैं आपको बताता हूँ। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। कब की बात है ये, 14 जुलाई 1942 की कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, कहाँ पर, वर्धा में। और भारत छोड़ो आंदोलन का इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है जी। परंतु क्या ये एक मूवमेंट हो सकता है, परंतु नहीं होता है। क्या कि बहुत समय बाद इसके जुलाई के बाद आता है अगस्त, ठीक है। फिर अगली बैठक जो है क्या, 8 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, यानी क्या, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है बम्बई में। यानी कि जो बम्बई था, हम मुंबई लिख सकते हैं, मुंबई, यानी कहाँ पर, ग्वालियर टैंक, कहाँ पर हुई थी, ग्वालियर टैंक में हुई थी, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करा गया था, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, किसका, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पुष्टि दे दी गई थी। क्या दे गई थी, पुष्टि दे दी गई थी, ठीक भाई। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, इसको की पॉइंट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब दिया गया, तो 14 जुलाई 1942 को जो आपकी कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी वर्धा में, वहाँ पर किया गया था। बात करते हैं दूसरी बात करते हैं 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुंबई में ग्वालियर टैंक, क्या पर, ग्वालियर टैंक, ठीक है, किस पर, ग्वालियर टैंक जो था मुंबई, वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पुष्ट किया गया। अब यहाँ पर 2 विकल्प सबसे ज़्यादा उठ कर आते हैं कि प्रस्ताव किसने दिया था। तो अगर प्रस्ताव की बात करें, प्रस्ताव की, तो प्रस्ताव दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और अगर बात करते हैं अध्यक्षता की, तो
अध्यक्षता तो करी वो किसने की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है भाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि इसमें प्रस्ताव पारित कर दिया गया और उसमें कहा गया कि कांग्रेस कमेटी की जो है, यानी कि ऐसा मान के चलिए इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो गया था, पुष्ट कर दिया गया था। यानी ये निश्चित हो गया था कि अब हम भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू करने वाले हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ठीक है। इतनी बात आप याद रखते हैं। अब आगे क्या प्रोसेस होता है, तो देखिए डेट टू डेट हम बात कर रहे हैं, यानी कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी कहाँ? वर्धा पर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। जबकि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में ये बात निश्चित कर दी गई, ये पुष्ट कर दी गई, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। तो होता है क्या? होता है ये कि 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त मध्यरात्रि, 8 अगस्त मध्यरात्रि को जनता को संबोधित करते हुए, ठीक है, इस बात को मैं लिखूंगा नहीं, इस बात को आप अपने आप लिखना, यानी कि मध्यरात्रि को जनता को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जनता को संबोधित करते हुए, जनता का आह्वान करते हुए ये कहा कि मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी चीज़ को, यानी कि मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी चीज़ पर संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ। क्या नहीं होने वाला हूँ? संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ, गांधी जी ने कहा, ठीक है। और इस चीज़ को सजोने के लिए, इस चीज़ को मन में सजाने के लिए, या इस बात को मन में और दिमाग में बिठाने के लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, जिसको आप मंत्र को पूरी तरीके से रट लो, ठीक है। उस मंत्र को पूरी तरीके से रट लो, क्या? कि करो या मरो, यानी इस बात को पुष्ट करने के लिए। किस बात को? कि मैं पूर्ण स्वाधीनता के सिवा या पूर्ण स्वाधीनता से थोड़ा बहुत भी कम से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे चाहिए पूर्ण स्वाधीनता। ये मध्य रात्रि में गांधी जी ने जनता को संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि की। और इसके लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूं, जिसको अपने मन और दिल और दिमाग में आप बिठा लीजिए, और वो मंत्र था डू एंड डाई, यानी कि करो या मरो। जिसका अर्थ था कि या तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध, यानी कि ऐसा कुछ करिए आप, या तो आप ऐसा करिए कि जिससे कि हमें स्वाधीनता मिल जाए, या फिर स्वाधीनता के प्रयास में अपनी जो चरण है वो, अपनी जो जान है, प्राण है, वो न्यौछावर कर दीजिए, ठीक है। इसका जो मतलब होता है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि डू एंड डाई का मतलब करो या मारो है। करो या मारो नहीं है, वो क्या है? करो या मरो, ठीक है। यानी कि या तो उस कार्य को इस तरीके से करिए कि अंग्रेज परेशान होकर, प्रताड़ित होकर तुम्हारी नीतियों से, ठीक है, और वो परेशान होकर जो है, यानी ऐसा समझिए कि यदि कोई भिखारी आपके गेट पर खड़ा हो जाए, यदि कोई व्यक्ति आपके गेट पर खड़ा हो जाए और वो किसी भी चीज़ को वो बार बार मांगे आपसे, ठीक है, आप एक बार मना कर सकते हो, 2 बार मना कर सकते हो, और आप उसको कितना ही डांटो वो फिर भी नहीं जाए, तो फिर आप परेशान होकर उसकी जो इच्छा होती है उन्हें थोड़ा बहुत तो मान ही लोगे। इसी तरीके से उनकी भी कुछ नीतियाँ थी। ये सोच रहे थे कि अगर हम ज़बरदस्ती झगड़ा तो करें नहीं, और हम क्या करें कि हम सीधे तौर से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनकी नीतियों को उल्लंघन करते रहें, तो शायद वो हमको मतलब अहिंसा मामले से भी हमें आज़ादी दे सकते हैं। तो इस तरीके की कोई बात दिमाग में रखी थी, और उन्होंने कहा कि आपको मैं मंत्र देता हूँ डू एंड डाई वाला, यानी करो या मरो, और उसके लिए आप अपने प्राणों को न्यौछावर कर दीजिए, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने कुछ मंत्र बताए कि क्या करना है। अभी कहानी यही है, इसी रात की बात है, यानी कि 8 अगस्त की रात्रि की बात है। गांधी जी ने कहा जितने भी युवा वर्ग थे उनसे कहा जितने भी सरकारी स्कूल हैं आप वहाँ से, जितने भी सरकारी स्कूल हैं आप वहाँ उनको अब नहीं छोड़ोगे। जैसे असहयोग आंदोलन में छोड़ा था, अब आप उन स्कूलों को नहीं छोड़ोगे, परंतु उन स्कूलों में रहकर आंदोलनों को प्रेरित करोगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे आंदोलन रोकने वाले आदेश हैं उनका सबका उल्लंघन करोगे। आंदोलन रोकने वाले जो आदेश है, सरकार ने जो आदेश दिए उन सबका उल्लंघन करोगे, समझ गए। फिर दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे भारतीय सैनिक हैं, यानी ब्रिटिश सेना में जितने भारतीय सैनिक हैं उनसे बताया गया कि भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि जज फैसला जो सुनाएंगे वो भारतीयों के विरुद्ध नहीं सुनाएंगे, ठीक है। कर देने से मना कर दिया, यानी कि जितनी भी ब्रिटिश नीतियाँ थी, जितनी ब्रिटिश पॉलिसी थी, उन सबको जो है उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। उन सबको क्या करा? उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। मज़दूरों को हड़ताल, उन्होंने कहा कि मज़दूरों से कि आप हड़ताल कर दीजिए, ठीक है। जितने भी आप हड़ताल करोगे तो सरकार क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी। तो मज़दूरों को हड़ताल करने के लिए कहा गया। इतनी बातें उन्होंने कही कि आप स्कूल कॉलेज में छोड़िए, सरकारी स्कूल, सरकारी नौकरी कुछ मत छोड़ो, केवल किसके पक्ष में रहो? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध रहिए और भारतीय आंदोलनों के पक्ष में रहिए।
इतनी बात उस दिन जनता से गांधी जी ने आह्वान करते हुए कहा। अब होता है क्या, इससे कि आगे कहानी क्या है, इससे आगे कहानी क्या है, इससे आगे कहानी ये हुई है कि 9 अगस्त, कब, 9 अगस्त 1942 को, कब भाई, 9 अगस्त 1942 को अब आता है सबसे ज़्यादा मूवमेंट का टाइम कि क्या है वह कंडीशन, ठीक है, कैसे इससे पूरे देश में मतलब एक उछाल मिला उस आंदोलन को। तो क्या होता है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के अनुसार ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी, ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी, ठीक है, नेहरू जी, जीबी पंत, ठीक है, जीबी पंत, या ऐसा मान के चलिए सीता रमैया, ठीक है, जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, ऐसा मान के चलिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। यानी क्या होता है, 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त को जैसे सुबह हुई तो 9 अगस्त को क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो के तहत ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो के तहत जो है भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को, यानी कि इनको गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, सीतारामैया, और भी बहुत बड़े नाम थे, जैसे सरोजिनी नायडू थी, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे, ऐसे बहुत सारे नाम थे जिनको क्या है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बड़े नेताओं को, ठीक है। और गिरफ्तार करने के बाद में कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी संस्था मानकर जो है उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। क्या कर ली भाई, सारी संपत्ति जब्त कर ली। ये घटना कब की है, ये घटना है 9 अगस्त 1942 की। यानी कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी, नेहरू जी, जीबी पंत, सीतारामैया, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण आदि बड़े बड़े नेताओं को जो है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जो है अलग अलग उनको शिफ्ट कर दिया। वो बताएंगे कहाँ शिफ्ट किया गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। तो क्या करा गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को फिर पुनः जो है, क्योंकि एक बार और कांग्रेस को जो है इन्होंने गैर कानूनी संस्था मानकर इनकी संपत्ति जब्त कर ली थी। कब, जब द्वितीय सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चला था, तो उस समय पर, ठीक है, जब गांधी जी को गिरफ्तार करा गया था। तो होता है क्या कि यहाँ पर क्या है कि इनको संपत्ति जब्त कर ली गई, ठीक है, संपत्ति जब्त कर ली गई। अब बात आती है कि नेताओं को कहाँ से रखा। कई बार क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को कहाँ रखा। तो इस ऑपरेशन जीरो के तहत, ठीक है, इसी में आगे लिख लेंगे ऑपरेशन जीरो के तहत, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट करके लिखेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं, सारे एग्जाम में मैच के लिए आ जाती हैं। तो सबसे पहले बात आती है गांधी जी की, दूसरी बात आती है सरोजिनी नायडू, ठीक है जी। इन दोनों को जो है आंगा खां पैलेस में रखा गया। कहाँ पर रखा गया, आंगा खां पैलेस, ठीक है भाई। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है, आंगा खां पैलेस में रखा गया, ठीक है। अगर फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं तो नेक्स्ट में कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर दूसरे थे जीबी पंत, तीसरे व्यक्ति थे सीतारामैया। कौन थे, सीतारामैया। फिर जो व्यक्ति थे जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। इन सभी को अहमदनगर जेल में, कहाँ पर, अहमदनगर जेल में, ठीक है भाई, अहमदनगर जेल में इसको कर दिया गया, ठीक है, बंद कर दिया। अब दूसरा क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद, किनको, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब व्यक्ति कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई। राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना जेल में, कहाँ पर, पटना जेल में बंद कर दिया गया। किसको, राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में बंद कर दिया गया। अब बात आती है जयप्रकाश नारायण की। किसकी बात आती है, जयप्रकाश नारायण की। चलो यहाँ लिख लेते हैं, कौन, जयप्रकाश
प्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो था, इनको अगर हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण को, तो कहाँ पर? हजारीबाग जेल में। कहाँ पर? हजारीबाग जेल में। कहाँ पर? हजारीबाग जेल में, ठीक है, रख दिया गया। परंतु होता है क्या, ये 2 दिन बाद ही जो है जेल से फरार हो जाते हैं दीवार कूद कर, ठीक है। तो ये सारी बात याद रखनी है आपको। यानी कि 9 अगस्त 1942 को उस बड़े शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन शीर्ष नेताओं में कौन थे? गांधी जी, सरोजिनी नायडू, इनको आगाखा प्लेस में रखा गया महाराष्ट्र में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जीवी पंत, सीतारामैया और जेबी कृपलानी को, इनको अहमदनगर जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में रखा गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। तो क्या सारे कांग्रेसी नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे? क्या सारे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे? ये क्या सत्य बात है? ये नहीं। कुछ नेता ऐसे थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो वो कौन थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत? ठीक है भाई, तो जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था वो कौन थे? जो ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो थोड़ा उनका देख लेते हैं। तो एक तो जैसे जयप्रकाश नारायण को पता ही है, जयप्रकाश नारायण दीवार कूद का फांद का आ गए थे, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, एक व्यक्ति ये थे। दूसरे थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये थे। तीसरे व्यक्ति जो थे बीजू पटनायक। कौन थे? बीजू पटनायक, ठीक है, बीजू पटनायक थे तीसरे व्यक्ति जो थे। यानी यहाँ पर एक कौन थे? ऊषा मेहता। ये कुछ ऐसे शीर्ष नेता थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया था, फरार हो गए थे, ठीक है। और क्या चला रहे थे? ये चला रहे थे गुप्त आंदोलन चला रहे थे, गुप्त आंदोलन चला रहे थे। अब हुआ है क्या? अब देखिए क्या होता है। जब कांग्रेस के बहुत बड़े शीर्ष नेताओं की खबर, जब कांग्रेस के शीर्ष बड़े नेताओं की जब खबर भारत में फैली कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जितने बड़े थे उनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, ब्रिटिश ने गिरफ्तार कर लिया है, तो जनता एक तरीके से एकदम आग बबूला हो गई। जनता क्या हो गई? एक तरीके से, पूरी तरीके से आग बबूला हो गई। और आग बबूला होने के बावजूद जो है जनता ने स्वयं आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। और ये जो कुछ महान नेता थे जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, ऊषा मेहता, इन्होंने काम करा। इन्होंने कांग्रेस रेडियो स्टेशन, शुभारंभ कांग्रेस रेडियो स्टेशन, ठीक है, रेडियो स्टेशन का शुरू किया, ठीक है। और ये कहाँ पर किया? मुंबई नासिक में। कहाँ पर किया ये? मुंबई नासिक में। ये मुंबई नासिक में इन्होंने ये काम किया, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले रेडियो यानी कांग्रेस रेडियो का संचालन जो किसी ने किया था, तो वो किसने किया था? ऊषा मेहता ने, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे पहले रेडियो संचालन जो किया था वो किसने किया था? वो किया था ऊषा मेहता ने। अब क्या देखिए, क्या ये काफ़ी है? नहीं, इतनी घटना काफ़ी है। अब इतना होने के बाद भी क्या देश में गतिविधियाँ नहीं होंगी? होंगी। क्यों नहीं होंगी? देखिए, अभी तक क्या बात थी? कि अभी आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होने के बाद में इसका प्रसार हुआ। प्रसार होने के बाद अब बात आती है कि आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ। तो अब इसके बाद हम देखना चाह रहे हैं कि इसका प्रभाव क्या था, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो शायद आंदोलन में समझ में आएगा और हमें सारी बात जो है क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम इसके प्रभाव की। क्या करते हैं? प्रभाव की बात हम इसकी करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रभाव जो है, यानी कि आंदोलन का जो है प्रभाव, एक तो संयुक्त प्रांत आप लोग जानते हो, ठीक है। संयुक्त प्रांत, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, इनमें सबसे ज़्यादा पड़ा। इनमें क्या पड़ा? सबसे ज़्यादा इनका पड़ा, ठीक है। और क्या होता है कि मद्रास में भी, कुछ दक्षिण भारत में मद्रास एक जगह थी कि मद्रास में भी जो है कुछ गतिविधियाँ देखी गई, ठीक है। मद्रास में भी कुछ गतिविधियाँ देखी गई, यानी कि इन जगह प्रभाव देखा गया। और जैसे ही जनता को पता चला कि बहुत बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा? थाने, पुलिस स्टेशन, रेलवे संपत्ति, तार, जितने रेलवे के तार होते हैं वो तोड़ दिए गए, थाने में जला दिए गए, सरकारी संपत्तियों में, बिल्डिंगों में आग लगा दी। यानी जनता ने अपने हाथ में ले लिया सारा, जनता ने पूरे अपने हाथ में ले लिया। और जितने भी तार, रेलवे पटरियाँ थी उन्हें उखाड़ फेंकी, ठीक है। रेल और सरकारी जितनी भी संस्थाएं थी उनको जला डाला, ठीक है। कारखाने,
जितने भी देसी कारखाने जितने भी कारखाने थे, जितने भी शराब की दुकानें सब में आग लगा दी। ठीक है, जनता पर लाठीचार्ज किया गया, प्रदर्शनकारियों को बंद किया गया, लाठीचार्ज किया गया, परंतु फिर भी इसमें लाखों लोगों ने जो है आह्वान किया। यानी कि इस आंदोलन में क्या हुआ, मजदूर वर्ग ने भी भागीदारी ली, महिलाओं ने भागीदारी ली, मजदूर वर्ग ने भी ली, युवा वर्ग ने भी ली, किसान वर्गों ने भी ली, सैनिकों ने भी ली। यानी कि एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सबने ली। परंतु कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की भागीदारी को लेकर यहाँ पर कुछ मतभेद पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं कि मुस्लिम लीग ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर भागीदारी नहीं ली थी, क्योंकि जिन्ना का मत ये था कि अगर ब्रिटिश सरकार यहाँ से जाती है, यदि ब्रिटिश सरकार यहाँ से जाती है, कहाँ से, भारत से, अगर ब्रिटिश सरकार भारत से जाती है और जितने बढ़ चढ़कर ये आंदोलन हो रहा है, तो बाद में ऐसा ना हो कि भारतीय लोगों का जंगल राज यहाँ शुरू हो जाए, भारतीय लोगों का, भारतीय नेताओं का, कांग्रेस का जंगल राज यहाँ शुरू ना हो जाए। इसी चलते मुस्लिम लीग ने जो है यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया था इस आंदोलन में, जबकि सभी वर्गों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो है भागीदारी ली थी। ठीक है, और जितने भी आपके खंबे थे, तार थे, बिजली के तार, खंबे गिरा दिए गए, बिजली के तार तोड़ दिए गए, रेलवे पटरियाँ उखड़ दी गई। इस तरीके को जब देखा, जब पूरी तरीके से, तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर ब्रिटिश शासन उसी समय पर क्या हो गया था, लुप्त हो गया था। क्या हो गया था, जैसे देखा कि इतनी बढ़िया द्वंद्व प्रक्रिया हो रही है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी जगह थी, जैसे महाराष्ट्र हुआ, जैसे कहाँ पर, एक महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, संयुक्त प्रांत। ठीक है, ऐसी जगहों पे क्या था, कुछ ऐसी जगहों पर सही मतलब ब्रिटिश शासन जो है वो लुप्त हो गया। क्या हो गया, लुप्त पूरी तरीके से हो गया। अब क्या होता है कि जब ऐसी दमनकारी नीतियाँ आई, सरकार ने क्या करा कि इन चीज़ों को, जब कुछ जगह ब्रिटिश सरकार हावी होती चली जा रही है, ब्रिटिश सरकार लुप्त होती चली जा रही है, तो ब्रिटिश सरकार कुछ तो एक्शन लेगी। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की गई, उन्हें कैद किया गया, बंद किया गया, और अलग अलग प्रकार की जो है ब्रिटिश सरकार ने नीतियाँ अपनाई। ठीक है, और अपनी अलग अलग नीतियों को अपनाते चलते, ठीक है, बंदी बना दिया गया। तो अब जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार बड़े गड़बड़ कर रही है, तो क्या हुआ कि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, किसकी, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, तो वहाँ से भी कुछ एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं कि वहाँ 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति थे MS अड़े, कौन थे, MS अड़े, एक व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति अगर कौन थे तो NR सरकार, कौन थे, दूसरे व्यक्ति थे NR सरकार, कौन थे, NR सरकार। ठीक है, तीसरे व्यक्ति जो थे वो कौन थे, वो तीसरे व्यक्ति थे HP मोदी। तीसरे व्यक्ति कौन थे, देख लो, मोदी जी उस टाइम भी थे, HP मोदी। ठीक है, इन तीनों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, यानी कि कार्यकारिणी से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब इस्तीफा दे दिया, ब्रिटिश सरकार परेशान, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने बढ़ चढ़कर जो है क्या करा, विरोध प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे दिया, और बहुत सारे लोग वहाँ पर जो गिरफ्तार किए, कुछ लोगों को, उनका इतिहास कुछ छिपा हुआ है, कुछ लोगों की जान भी गई वहाँ पर, कुछ लोगों को बंदी बनाया गया, कुछ लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। इस चीज़ के चलते, सरकार की दमनकारी नीतियों को चलते, जो है देखकर गांधी जी ने आंगा खा पैलेस में 10 फरवरी, कब, 10 फरवरी, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, किसने, गांधी जी ने, ये डेट याद रखें ना आप, कितना, 10 फरवरी, कब, 1943, कब भाई, 10 फरवरी 1943 को, कहाँ पर, आंगा खां पैलेस, जहाँ पर ये कैद थे। ठीक है, आंगा खां पैलेस में क्या रखा, 21 दिन का उपवास रखने की बात कही। 21 दिन का क्या करने की बात कही, उपवास कह सकते हैं इसको, या इसे उपवास कह सकते हैं, या उपवास करने की घोषणा की गई। ठीक है, कब की गई, 21 दिन का उपवास। ठीक है भाई, तो 21 दिन का उपवास रखने की जो है बात करी गई। ठीक, अब आप बताइए, 21 दिन का जब उपवास रखा गया, तो अब ब्रिटिश सरकार इस बात को तो देखकर ये हुई कि फिर अब जो 11 प्रांत थे हमारे, ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें जो जनता रह रही थी, उन्होंने सोचा कि अब फिर जनता जो है फिर आग बबूला हो जाएगी। और जब देखा कि गांधी जी अभी भी जेल में बंद होकर भारत के लिए इतना बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं, तो पूरे भारत में और आक्रोश की लहर दौड़ गई। अब होता है क्या, गांधी जी की स्वास्थ्य खराब हो गया, और गांधी जी के स्वास्थ्य को खराब को देखते हुए, ठीक है, गांधी जी के स्वास्थ्य को खराब देखते हुए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 7 मार्च 1943 को अपना उपवास तोड़ दिया। क्या करा, 7 मार्च को, कब, 7 मार्च 1943 को
उपवास तोड़ दिया। अब होता है क्या कि 6 मई को, कब, 6 मई 1943 को बिगड़ती हालत देखकर, गांधी जी की बिगड़ती हालत देखकर ब्रिटिश सरकार ने उनको रिहा कर दिया। ये तो ऐसे ही होता था भाई, वो सोच रहे थे इतने बड़े नेता हैं, अगर ये ब्रिटिश सरकार की कैद में अगर मर गए तो फिर तो अभी तार टूटे हैं, अभी तार टूटे, खंभे उखड़े हैं, रेल की पटरियाँ उखड़ी हैं, तो फिर ब्रिटिश सरकार को उखड़ कर फेंक देते वो लोग। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अभी मामला दब सकता है, तो इनको क्या कर दिया गया, यहाँ पर रिहा कर दिया गया। परंतु इस बीच में गांधी जी की रिहा के बीच में, ठीक है, कस्तूरबा नाम सुना होगा, कस्तूरबा बाई, ठीक है, कस्तूरबा बाई, ठीक है जी, जो इनकी पत्नी, ठीक है, और इनके जो सचिव थे महादेव देसाई, कौन, महादेव देसाई, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, इस बीच में जब वो रिहा होकर आए उस बीच में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ब्रिस्टल चर्चिल ने एक प्रतिक्रिया दी, यहाँ पर ब्रिस्टल चर्चिल ने प्रतिक्रिया दी कि हम हर जगह जीतते हुए आ रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उन्होंने क्या दी प्रतिक्रिया कि हम हर जगह जीतते हुए आ रहे हैं, तो हम एक बूढ़े व्यक्ति के सामने कैसे झुक जाएं, और इसके चलते जो है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को और भी आगे बढ़ाने की बात की, यानी कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के सामने घुटने नहीं टेके, अभी तक घुटने नहीं टेके। परंतु होता है क्या कि इसी बीच में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, मतलब आज़ाद हिंद फौज के साथ सेना लेकर कौन, जापान की शक्ति के साथ सहयोग करने के बाद सुभाष चंद्र बोस, और आज़ाद हिंद फौज को लेने के बाद, क्योंकि अभी 43 की बात चल रही है, ठीक है, और इसी समय पर जो है अंडमान निकोबार की तरफ से जो है वो चढ़ाई करने की बात करते हैं। तो अब आगे की बात जो है वो आज़ाद हिंद फौज ने क्या किया, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज ने क्या किया, और 1942 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में और भी कौन कौन सी घटना घटी और कैसी कैसी घटना हुई, उससे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसकी बात जो करते हैं, या समांतर सरकारें कैसे गठित की, तो उसकी बात जो करेंगे हम करेंगे कल, ठीक है, कल के सेशन में। क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेशन हो जाता है तो बच्चों को थोड़ा सा बोरियत होने लगती है, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा बोरियत सा सब्जेक्ट समझते हैं बच्चे, बट मेरे हिसाब से नहीं होता अगर घटनाक्रम को हम समझेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं, और लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ कल इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।